खानदानी गरीब ससुराल। एक रोज आलोक हमेशा की तरह अखबार पढ़ रहा था और आवाज़ देकर अपनी पत्नी श्वेता से कहता है, सुनती हो, पेपर के साथ गरम चाय मिल जाए तो बात बन जाए। लाती हूँ। श्वेता 2 कप चाय बनाकर लाती है, 1 कप आलोक को देती है और 1 कप चाय खुद लेकर आलोक के बगल में बैठकर पीने लगती है। हमारी शादी को 25 साल होने को आ गए, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि तुम इतना क्या पढ़ते हो घुसकर। अरे बाबा, फिर से रेड पड़ गया अग्रवाल वालों के यहाँ। पता नहीं इतना पैसा कहाँ से लाते हैं। एक हम है जिसके पास खुद के खर्च के लिए पैसे पूरे नहीं हो पाते। आलोक की बात सुनकर नंदिनी वहाँ आती है। दिखाइए पापा पेपर एक बार। नंदिनी पेपर पढ़ती है और रेड के बारे में पढ़ती है। कितना पैसा इनके यहाँ, कुछ हमें भी मिल जाता तो मज़ा आ जाता नहीं। पता है, एक बार मैंने सुना था कि इनके यहाँ रेड पड़ी थी, तब बोरा भर भर के पैसे ये लोग अपनी छत से फेंक रहे थे। पापा, उस वक्त आपको भी एक बोरा लूट लेना चाहिए था ना, हम भी अब तक तो लखपति हो चुके होते। दोनों बाप बेटे को कोई काम नहीं है, उनके पैसे देखकर हमें क्या मिलेगा। बेटा, ये लोग अपने ही नौकरों को खड़ा रखते होंगे ताकि बाद में उन्हें वो फेंके हुए पैसे वापस मिल जाए। हाँ, तुम्हें तो जैसे बताकर कर रहे होंगे। अरे कोई नौकर वोकर नहीं थे। नहीं, आपको बताकर सब करते होंगे ना। अरे आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? दूसरों की बातों से घर में कलेश क्यों कर रहे हो? बेटा, मैंने क्या गलत कहा? ऐसा कोई रिश्ता हमें मिले तब ना। तेरी शादी ऐसे ही किसी घर में हो जाए तो हमारी नैया पार हो जाएगी। छोड़ो, मुझे अखबार पढ़ने दो। श्वेता अपनी रसोई में चली जाती है और आलोक न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। नंदिनी भी तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। रास्ते में बस उसके दिमाग में रेड वाली बात घूमने लगती है। नंदिनी को खोया खोया देख उसकी फ्रेंड स्नेहा कहती है, अरे क्या सोच रही है नंदू? इतनी देर से देख रही हूँ, तू किसी के ख्यालों में खोई है क्या? अरे यार क्या बताऊँ, आज अखबार में देखा किसी अग्रवाल परिवार में रेड पड़ी है। साला इतना पैसा देख के मेरे तो दिमाग के तोते उड़ गए। उनके घर में कोई लड़का तो होगा ही ना, तो उनके घर की किसी लड़की को पटा क्यों नहीं लेती? अरे पागल, बड़ा ना वो मुझसे पटेगा। मुझे तो उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अरे गधी, पेपर में उनका एड्रेस दिया होगा। और तेरी अदाओं पर तो कोई भी फिदा हो जाएगा। लड़के लड़कियों की अदाओं पर मरते हैं, ना कि पैसों पर। अरे दिमाग चला अपना। नंदिनी कॉलेज जाती है और पूरा दिन यही सोचती रहती है कि इस खानदानी लड़के तक कैसे पहुंचो। इधर आलोक भी उसी लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता लगाने में लगे रहता है। कॉलेज से आकर नंदिनी न्यूज़पेपर पढ़ती है और उसमें उन खानदानी लोगों का पता देखती है। अच्छा, सूता पट्टी, एक बार चल के देखा जाए उनका घर। स्नेहा को कॉल करती हूँ। नंदिनी स्नेहा को कॉल करती है और सच सवर कर घर से निकलने लगती है। श्वेता उसे देखकर कहती है, अरे अभी तो तू आई है, अभी कहाँ चली जा रही है? ये सब क्या है? मम्मी, तुम्हें पैसे वाला दामाद चाहिए था ना, उसी का इंतज़ाम करने जा रही हूँ। अरे गधी, कोई उल्टी सीधी हरकतें मत करना। इधर नंदिनी स्नेहा के साथ अग्रवाल वालों का घर देखने निकल जाती है। उधर आलोक भी अपने दोस्त के साथ अग्रवाल वालों का घर देखने निकल जाता है। सूता पट्टी चारों पहुंच जाते हैं। वहां जाकर नंदिनी देखती है कि अगल बगल 2 घर हैं। दोनों घर के बाहर अग्रवाल हाउस लिखा हुआ है। कौन सा घर है? कन्फ्यूजन हो रहा है। अरे घर तो दोनों सुंदर है, लगता है एक ही आदमी के 2-2 घर हैं। एक काम करते हैं ना, थोड़ा वेट करते हैं, कोई तो घर के बाहर आएगा ना। वाह, दिमाग लगाना सीख गई तू। इधर आलोक भी अपने दोस्त के साथ दूर खड़ा इसी असमंजस में था कि जिस घर में रेड पड़ी है वो घर दोनों में से कौन सा है। अरे क्या इतना सोच रहा है? दोनों ही घर पैसे वाले लग रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं दिख रहा। इस जगह पर घर होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, बात तो तू सही कह रहा है। अरे वही तो, कभी एक के घर तो कभी दूसरे घर में रेड पड़ती रहती होगी। दोनों घर हम अग्रवाल वाले ना, तो समझ में नहीं आ पाता होगा। अरे पर तो अब क्या किया जाए? करना क्या है, बस पता चल जाए दोनों में से किसके घर में बेटा है, वहीं अपनी बेटी का रिश्ता भिजवा दे। एक काम कर, तू अपनी दुकान जा, मुझे यहीं बगल में काम है, मैं पता करता हूँ। आलोक चला जाता है। इधर नंदिनी और स्नेहा दूर खड़ी इंतज़ार करती रहती है। तभी अग्रवाल वालों के घर से एक लड़का निकलता है, सूट बूट में एकदम बाबू साहब की तरह। नंदिनी और स्नेहा उसे देखकर लट्टू हो जाती हैं। यार क्या हैंडसम है। तू अगर नहीं होती ना तो मैं ही इससे शादी कर लेती। मेरी तो सांस अटकी पड़ी है।
अरे रुक ना, देख अब मैं क्या करती हूँ। नंदिनी अपनी स्कूटी से जाती है और जाकर उस लड़के के सामने खड़ी होकर अपनी गाड़ी खड़ी होने की एक्टिंग करने लगती है। अब इतनी धूप में स्कूटी दिखवाने कहाँ जाऊँ, कितनी धूप हो रही है। एक्सक्यूज़ मी मैडम, बुरा न माने तो आप मेरी गाड़ी से चल सकती हैं, मैं आपको छोड़ दूंगा। अब क्या करूं, मजबूरी है, मुझे जाना तो पड़ेगा। नंदिनी अमन के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते भर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। इधर स्नेहा स्कूटी लेकर अपने घर चली जाती है। दोनों मिलने जुलने लगते हैं। एक दिन नंदिनी अमन से कहती है, मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, सोच रही हूँ शादी कर लूँ। क्यों, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? मेरे पसंद होने से क्या होता है, तुम्हारे घर वाले मुझे थोड़ी ना अपने घर की बहू बना लेंगे। अरे क्यों नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, वो सब मैं देख लूँगा, तुम मुझ पर छोड़ दो। अमन के घर वाले नंदिनी के घर रिश्ता भेज देते हैं। लड़के का बायोडेटा देखकर आलोक कहता है, अरे ये तो वही अग्रवाल वाले हैं, मुझे मेरे दोस्त ने इस लड़के की तस्वीर भेजी थी। इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, मेरे नंदिनी के तो भाग्य ही खुल गए। अरे तो तुरंत हाँ बोल दो ना इस रिश्ते के लिए। तभी वहाँ एक पड़ोसन आकर कहती है, शादी ब्याह का मामला है, कम से कम लड़के के बारे में पता तो कर लो और बिटिया से पूछो कि उसे लड़का पसंद है या नहीं। ज़रूरी नहीं कि पैसे वाले घर में लड़की खुश ही रहे। हाँ आप ठीक बोल रही हैं। श्वेता अंदर जाकर नंदिनी से बात करती है। अरे यार मम्मी कितनी मुश्किलों से अमन को पटाया है, ये पड़ोसनों के चक्कर में ना इसे जाने नहीं दूंगी मैं। आपको पता भी है कितनी मुश्किलों के बाद अमन मेरे प्यार में पागल हुआ है, ऐसे ही उनके घर से रिश्ता नहीं आ गया। तुम भी ना सबकी बात सुनना कम करो। ठीक है जी, आप उनसे बात कर लीजिए बस। आलोक फ़ोन करके अमन के पिता विश्वनाथ से बात कर लेता है। ठीक है, तब कल आप लोग आकर हमारा घर और बाकी सब कुछ देख लीजिए। अरे नहीं जी नहीं, देखना क्या है, आप लोगों के बारे में कौन नहीं जानता। हम तो बड़े धन्य हो गए जो हमारी बेटी को आपके जैसा परिवार मिला। अमन और उसके परिवार वालों के बारे में कोई कुछ भी पता नहीं लगवाता और दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी में अमन के घर वाले भर भर कर नंदिनी को जेवर चढ़ाते हैं और इतने जेवर चढ़ते देख आलोक की नाक ऊंची हो जाती है। शादी में आए लोग और रिश्तेदार तारीफ की झड़ी लगा देते हैं। आलोक ने तो लंबा हाथ मारा है, इतने बड़े घर में बेटी दी है, कम से कम 20 लाख का सोना दिया है लड़की को। शादी के बाद जैसे ही नंदिनी अपने ससुराल पहुंचती है, उसके स्वागत में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और उस पर फूल गिरा रहे होते हैं। ये सब देखकर नंदिनी मन ही मन सोचती है, अब मैं आराम से बस अपनी मनमानी करूँगी। घर तो काफ़ी बड़ा है, सोफ़े भी सुंदर दिख रहे हैं, मेरा कमरा तो ज़बरदस्त होगा, घर के लाडले बेटे का कमरा जो है। तभी रीना कहती है, बहू अपने घर में आ जाओ, कुमकुम की थाली में पैर रखकर। हाँ बेटा अंदर चली आओ। नंदिनी अंदर आती है। फिर रीना उसे एक और सोने का हार देती है। बहू ये हमारे खानदानी जेवर है, अब से ये सब तुम्हारे हुए, ध्यान रखना। हाँ जी मम्मी जी। चल अब कमरे में जा और आराम कर ले, थक गई होगी ना। नंदिनी अपने कमरे में जाती है और कमरा देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। चौंकती हुई नंदिनी अमन से कहती है, क्या ये हमारा कमरा है? ये कितना नॉर्मल सा है। हाँ, मुझे सिंपल चीज़ें ही पसंद है। ओह अच्छा, मैं तो डर ही गई थी एक बार के लिए। नंदिनी अपने माथे पर हाथ डालती है, उसके हाथों में फूल आ जाते हैं। नकली फूल? स्वागत में कौन नकली फूल बिछाता है? अमन नंदिनी के हाथों से नकली फूल ले लेता है और कहता है, अरे फेंक मत देना इसे, वापस इसे जमा करके रखेंगे, फिर कोई आएगा तो काम आएंगे। नंदिनी तो भौंचक्की रह जाती है। अरे इतना पैसा है तुम्हारे पास, फिर भी तुम्हें ये नकली फूल जमा करके रखने हैं? यार मैं इसे जमा करके लाया था बगल वाले अग्रवाल जी के घर से, जब उनके यहाँ शादी का डेकोरेशन खुल रहा था ना तब। खुद के घर पर आए दिन रेड पड़ती है और जनाब दूसरे के यहाँ से सामान लेकर आए। अमन नंदिनी की बातों पर ध्यान नहीं देता और सोने चला जाता है। नंदिनी भी सो जाती है। अगली सुबह नंदिनी जल्दी जल्दी नहा धोकर रसोई में जाती है। रसोई में नाश्ता बनाते वक्त बहुत गर्म हो जाता है।
एग्जॉस्ट ऑन कर देती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। एग्जॉस्ट तो महंगा वाला लग रहा है। अमन भी ना इतना पैसा होकर क्यों ऐसे रहता है समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं उसे ठीक कर दूँगी। नंदिनी एग्जॉस्ट ऑन कर देती है, लेकिन उसके बाद भी उसे राहत नहीं मिलती। पता नहीं अकबकाहट क्यों हो रही है, कहीं एग्जॉस्ट ख़राब तो नहीं हो क्या। नंदिनी नाश्ता बनाकर सबको परोसती है। नाश्ता देखते ही रीना कहती है, बहू ने आते ही रसोई संभाल ली, और मुझे क्या चाहिए। ये लो बहू तुम्हारा नेग। अमन लगता है हॉल का एसी काम नहीं कर रहा, बहुत गर्मी लग रही है। विंडो एसी तो 2 मिनट में ठंडा कर देता है। अरे बेटा ये एसी नहीं है, ये तो कूलर है। एसी का तो बस ढांचा है। क्या ये एसी नहीं है? अरे नहीं नहीं, वही तो मैं तुम्हें कह रहा था, लेकिन तुम्हें मेरी सुननी कहाँ है। हमारे कमरे में भी कूलर है, एसी नहीं। उसमें भी ना बस एसी का ढांचा लगा हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों किया है? अरे बहू, एसी में कितना पैसा लग जाता है, कहाँ से आएगा इतना पैसा। इसीलिए हमने एसी का ढांचा इस्तेमाल कर लिया। अच्छा भी लगता है और लोगों को लगता है कि हम कितने अमीर हैं। मतलब क्या है? अरे यार तुम भी ना ये सब छोड़ो और नाश्ता करो हमारे साथ। नाश्ता तो बहुत अच्छा बना है बहू। इतने में ही पड़ोस की एक औरत वहाँ आती है। क्या रीना, बेटे की शादी की और एक मिठाई तक नहीं खिलाई? अच्छा तू थी ही नहीं यहाँ तो क्या करती मैं। हाँ, शादी में गई थी ना तू। बता क्या खाना है? मुझे तो काजू की बर्फ़ी पसंद है। अरे बर्फ़ी कौन सी बड़ी चीज़ है, मैं अभी तुरंत मंगवा देती हूँ। काजू की बर्फ़ी होनी चाहिए, ये नहीं कि काजू बोलकर तुम मूंगफली की बर्फ़ी खिला दे, जैसे तो घर के फर्नीचर के साथ करती है। पड़ोसन की बातें सुनकर नंदिनी को धक्का लग जाता है। कहीं पैसे वाले के चक्कर में मैं किसी गरीब परिवार में तो नहीं आ गई हूँ। अमन बर्फ़ी लाकर पड़ोसन को देता है। पड़ोसन बर्फ़ी खाकर चली जाती है। देखा माँ, आंटी को कुछ पता नहीं चला, मैंने आज भी मूंगफली वाली ही बर्फ़ी उन्हें खिला दी। ये सुनकर नंदिनी तुरंत पड़ोसन के पीछे भागती है। हाँ आंटी, आंटी एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब आप क्या कह रही थी? अरे बेटी, तुमने कैसे इन कंगालों के घर में शादी कर ली? ये लोग तो खानदानी गरीब है। क्या? हाँ, अमन के दादा परदादा सबका यही हाल था। मेरी बातों का यकीन नहीं है तो कुछ दिन रुको, तुम्हें सब पता चल जाएगा। नंदिनी के होश उड़ जाते हैं और वो अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है, अगर इनकी बात सही निकली तो क्या होगा? मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। नंदिनी वापस घर आती है और हॉल में लगे सोफे पर बैठने लगती है। तब रीना उसे रोकते हुए कहती है, अरे बहू थोड़ा आराम से बैठ। हाँ, सोफे के नीचे प्लास्टिक का चेयर लगा है, सोफे का तो बस ढांचा है। क्या इस घर में सब ढांचे ही है, असली का कुछ भी नहीं है क्या? अब क्या करे बहू, जितना है उसी में गुजारा करना पड़ता है। नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ श्वेता को फ़ोन करती है। फ़ोन उठाती ही श्वेता कहती है, तेरे ससुराल वालों की सब तारीफ करते नहीं थक रहे थे, तुझे तो एक गिलास पानी भी नहीं उठाना पड़ रहा होगा। अरे कर मज़े इसी में। क्या मम्मी, क्या मज़े करूँ मैं, ये लोग तो खानदानी गरीब है। और फिर नंदिनी सारी बात अपनी माँ को बताती है। अरे बेटा तू पागल है क्या? इतना सोना तुझे चढ़ाया है, ये सब ड्रामा करना पड़ता है ताकि लोगों को लगे कि ये गरीब है और इनके यहाँ रेड ना पड़े। तू भी ना पगली। हाँ ये हो सकता है। अब नंदिनी का दिमाग शांत हो जाता है और वो नाश्ता करके अमन से कहती है, चलो ना आज मुझे अपनी BMW में घुमाने ले चलो ना, मैं बैठ के देखना चाहती हूँ कैसा लगता है। इसमें क्या है, चलो। नंदिनी तैयार हो जाती है। गाड़ी देखकर उसे सुकून मिलता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है उसका सुकून छीन जाता है। BMW क्या अंदर से ऐसी नॉर्मल गाड़ी की तरह ही होती है क्या? अरे नहीं तो, ये तो मैंने BMW का एक ढांचा लगवा लिया है मेरी गाड़ी में। ये गाड़ी तो नैनो है। नंदिनी गाड़ी से उतर जाती है। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, तुम लोग खानदानी गरीब लोग हो। नंदिनी अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है और सच पता लगाने में लग जाती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन नंदिनी को कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता। एक दिन नंदिनी जब नहाकर निकलती है तो उसकी नज़र उसके गले की चेन पर पड़ती है।
ये चेन का कलर कैसे चला गया? कहीं ये नकली तो नहीं है? इतनी जल्दी तो सोने का चेन ऐसा नहीं हो जाता। नंदिनी रसोई में जाती है और एग्जॉस्ट खुलती है। पता नहीं साला क्यों लग रहा है, नाम का ढांचा लगा दिया है, काम कुछ नहीं करता। वो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। नंदिनी एग्जॉस्ट के ढांचे को फेंक कर रसोई में एक टेबल फैन लगा लेती है और स्नेहा को कॉल करके कहती है, स्नेहा तू मेरे ससुराल के बाहर आकर मुझे कॉल करना, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, सब गड़बड़ हो गया है। अरे बता तो ऐसा भी क्या हो गया है? अरे सब बताऊंगी ना शाम को। शाम को स्नेहा आती है और नंदिनी अपने सारे जेवर लेकर स्नेहा के साथ सुनार के पास जाती है। भैया आप ये देखकर बताओ ना, इस पे कितना % गोल्ड है? मैडम ये तो गोल्ड है ही नहीं, ये तो पीतल है और उस पर सोने की पॉलिश की हुई है। भैया आपने ठीक से चेक तो किया ना? हाँ मैडम, हमारा रोज़ का यही काम है। नंदिनी के आंसू निकल जाते हैं। स्नेहा मैं तो बर्बाद हो गई, खानदानी गरीब लोग हैं मेरे ससुराल वाले, अब मैं क्या करूं? मुझे तेरी हालत देखकर ना वो गोविंद और रवीना टंडन की कहानी याद आ गई, जिसमें दोनों गरीब होते हैं लेकिन एक दूसरे को पैसे वाले समझते हैं। यार तू भी ना, अभी मेरे मम्मी पापा को बोल मेरे ससुराल मुझे लेने आ जाए। स्नेहा श्वेता को फ़ोन करके उसे सब कुछ बताती है। आलोक और श्वेता उसी वक्त नंदिनी के ससुराल पहुंच जाते हैं। नंदिनी और स्नेहा भी घर पहुंच जाती हैं। समधी जी, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ, तलाक के पेपर पहुँच जाएंगे आपके पास। अरे मुझे क्या पता था कि आप लोग खानदानी रईस नहीं, खानदानी गरीब है। मैंने कहा था लड़के वालों का पता लगवा लो, लेकिन आप दोनों बाप बेटी को तो मेरी एक नहीं सुननी। पैसे के चक्कर में कुएं में कूद गई। खानदानी गरीब लोग निकली ये तो। आंटी बाहर तो अग्रवाल का बोर्ड है और रेड भी तो अग्रवाल की यहाँ पड़ी थी ना। हमने गलत घर में अपनी बेटी दे दी। चल नंदिनी यहाँ से, इन भूखे नंगों के यहाँ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आलोक और श्वेता नंदिनी को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी विश्वनाथ जाकर अपने अग्रवाल वाले बोर्ड को हटाकर अग्रवाला का बोर्ड लगा हुआ दिखाता है। ये सब हमने रेड से बचने के डर से ही किया, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं। जब मेरे घर की लक्ष्मी ही चली जाएगी तो अब रेड पड़नी है तो पड़े। मैं कुछ समझा नहीं। हम वही अग्रवाला है जिनके यहाँ रेड पड़ी थी। रेड दोबारा ना पड़े इसके लिए हमें ये एक्टिंग करनी पड़ी। तभी श्वेता मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तो पता था मेरी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई है मेरी लाड़ो। नंदिनी अमन के गले लग जाती है। मैं भी खानदानी गरीबों की बहू हूँ। और सब हंसने लगते हैं।